नमस्कार। मैं जीआरएस न्यूज के लिए गिरीश सिकरवार। आज की बात मैं प्रधानमंत्री की उस इंटरव्यू से शुरू करूंगा। न्यूज 24 को दिए गए एक इंटरव्यू में प्रधानमंत्री ने साफ कर दिया कि भारतीय जनता पार्टी, हालांकि वो भारतीय जनता पार्टी का नाम नहीं लेते, वो मोदी का नाम लेते हैं। जैसे कि मोदी की गारंटी है और मोदी ही तीसरी बार आ रहा है, यानी कि भारतीय जनता पार्टी नहीं, इस समय केवल मोदी ही मोदी है। हालांकि जिस तरह के इंटरव्यू इस समय बीच चुनाव के दौरान चलाए जा रहे हैं, मैंने चलाए जाने का जिक्र इसलिए किया कि वो प्रधानमंत्री जिन्होंने 10 साल के अपने कार्यकाल में एक भी लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, किसी भी पत्रकार को सवाल जवाब नहीं दिया। अगर कभी ऐसी स्थिति आई भी तो अपने माइक को गृह मंत्री अमित शाह की तरफ धकेल कर उनसे जवाब दिलवाया। वो प्रधानमंत्री अचानक इतने चिंता मुक्त कैसे हो गए कि जिन्हें ये लगने लगा कि 5वें चरण के बाद ही मोदी तीसरी बार सत्ता में आ रहे हैं। इस बात में कहने में मुझे कोई आपत्ति नहीं है कि अभी भी तमाम मुश्किलों के बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने के आंकड़े तक आती हुई दिखती है। जबकि इंडिया को ब्लॉक को कह लीजिए, सब मिला के, हालांकि उन्होंने बहुत अच्छा चुनाव लड़ा है और कई जगह उनकी रैलियों में भीड़ भी हो रही है, लेकिन जिस प्रकार के चुनाव परिणाम 2014 और 2019 में आए, उसको दृष्टिगत रखते हुए ये माना जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी विपरीत परिस्थितियों के बावजूद भी सरकार बनाने के करीब है। जबकि इंडिया गठबंधन को 4 जून को अपना परफॉर्मेंस दिखाना है। उसके बाद ये तय होगा कि आखिर 272 के जादू आंकड़े तक आखिर कौन पहुंचने वाला है। 2019 में भारतीय जनता पार्टी ने अकेले अपने दम पर 303 सीटें जीती थी और 2014 के चुनाव में उन्होंने 282 सीटें जीतकर अपनी पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई थी। उत्तर प्रदेश, जिसने कि 2014 में भारतीय जनता पार्टी को अपनी झोली से 73 सीटें एनडीए को दी थी, 71+2। पिछली बार उसी राज्य ने राष्ट्रवाद, बालाकोट और तमाम घटनाओं के बाद भी 62-64 सीटों पर ही रोक दिया था। अब की बार की जो स्थिति दिखाई दे रही है, हालांकि दावा भारतीय जनता पार्टी की ओर से ये हो रहा है कि वो 75+ सीटें जीतने जा रहे हैं, लेकिन जिस तरह की 5 राउंड में वोटिंग दिखाई दी और जिस तरह का छटपटाहट प्रधानमंत्री के भाषणों में दिखाई दिया, भले ही ये उनकी रणनीति हो, लेकिन ये दिखाने को पर्याप्त है कि कोई भी चुनाव, भले ही वो 2 राउंड को अभी भी नकार रहे हों, लेकिन वो 2 राउंड भी आसानी भरे होने वाले नहीं है। क्योंकि बार बार मैंने अपने ब्लॉगों में आपसे कहा है कि जिन राज्यों के बदौलत उनको पूर्ण बहुमत मिला था, कई राज्यों में वो अपने सैचुरेट पोजीशन पर हैं। जैसे कि गुजरात में 26 की 26, राजस्थान में 25,
हरियाणा में 10, दिल्ली में 7, उत्तराखंड में 5 और हिमाचल प्रदेश में 4, मध्य प्रदेश में 29 में से 28, महाराष्ट्र में 48 में से 41, बिहार में 40 में से 39। इस प्रकार ये राज्य ऐसे हैं जिनमें कि आप उच्च स्तर पर हैं। और 5 राउंड के दौरान हुए चुनाव में अब ये दिखाई दे रहा है कि निश्चित तौर पर इन राज्यों में भारतीय जनता पार्टी या यूँ कह लीजिए कि एनडीए गठबंधन अपनी सीटें लूज करता दिखाई दे रहा है। तो ये दावा तो आप अभी से नेगलेक्ट कर सकते हैं कि 400 पार होने जा रहा है, या भारतीय जनता पार्टी अपने बल पर 370 सीटें जीतने जा रही है। अगर इतनी मुश्किलों के बावजूद भी अगर प्रधानमंत्री इतने ही विश्वास में भरे हुए हैं तो आखिर उन्हें अभी भी ईडी के सहारे जगह जगह छापे मरवाने की आवश्यकता क्या पड़ती है। और उन राज्यों में जहां की विपक्षी दल सशक्त है, महाराष्ट्र में आप सभी लोगों ने देखा जहां की चुनाव मुकम्मल हो गया, वहां भी एनडीए को खासा नुकसान होता हुआ दिख रहा है। हालांकि असली परिणाम तो 4 जून के बाद ही पता लगेंगे, लेकिन जिस तरह की वोटिंग पैटर्न हुआ है, जिस तरह की रैलियों में भीड़ आई है और जिस तरह से वोटिंगों के लिए लाइन लंबी लंबी लगी हैं, तो निश्चित तौर पर ये दिखाने को पर्याप्त हैं कि वहाँ और बिहार से निश्चित तौर पर एनडीए को वो परफॉर्मेंस नहीं दोहरा पाएंगे जो उन्होंने पहले 2019 में दोहराई थी। कर्नाटक में भी उनकी स्थिति खराब रहेगी। हाँ, उड़ीसा ऐसा प्रांत है जिसमें कि विधानसभा और लोकसभा चुनाव एक साथ हुए थे, और ये सूत्रों के मुताबिक ये पक्की सूचना है कि वहाँ प्रधानमंत्री मोदी ने विधानसभा के चुनाव को बीजेडी के तरफ यानी कि बीजू जनता दल की ओर करते हुए लोकसभा चुनाव में अपना फोकस किया है। तो कोई आश्चर्य नहीं होगा कि उड़ीसा में भाजपा अपना प्रदर्शन को सुधार ले, लेकिन जो अन्य राज्यों में झटका लगने वाला है उसकी पूर्ति आखिर कहाँ से? तो 400 पार के नारों का तो आप एक तरह से वो छोड़ ही दीजिए। हाँ, अगर चुनाव बनाने की स्थिति में आती भी है तो भी बीजेपी के गठबंधन को अपनी सरकार में मौका देना ही पड़ेगा, क्योंकि भले ही उनके गठबंधन छोटे छोटे हों, लेकिन दूरदृष्टि से अगले साल भी कई राज्यों में चुनाव हैं, तो उनके लिए एनडीए को अभी जीवंत रखना प्रधानमंत्री की मजबूरी होगी। खैर, मैंने जो अपने ब्लॉग के पूर्व संबोधन में ही आपसे ये बताया कि आखिर प्रधानमंत्री इतना निश्चिंत किस प्रकार दिख रहे हैं। ये उनकी एक रणनीति हो सकती है, नहीं तो आप देख लीजिए जो मोदी चुनाव के लिए जगह जगह रैलियां कर रहे हैं, रोड शो निकाल रहे हैं, अगर वो इतने ही ज़्यादा कॉन्फिडेंट हैं तो आखिर उनको इतना खर्चा और तामझाम करने की ज़रूरत क्या है। निश्चित तौर पर ये सब वो अपने कार्यकर्ताओं में जोश भरने और विपक्षी दलों को डेमोलाइज करने की दृष्टि से ऐसा कदम उठाया हो सकता है। निश्चित तौर पर या कोई ऐसी व्यवस्था कर ली गई हो जैसा कि दिखाई दिया चुनाव आयोग जिसको लेकर विपक्षी दल सवाल उठाते थे,
वो सही होता दिखाई दिया, क्योंकि विपक्षियों के खिलाफ जितने नोटिस चुनाव आयोग ने दिए हैं उतने नोटिस सत्ताधारी दल को नहीं मिले हैं, जबकि तोड़ने में सबसे ज़्यादा, चुनाव तोड़ने में, आचार संहिता तोड़ने में जितना भारतीय जनता पार्टी ने योगदान दिया है, या यूं आप कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने योगदान दिया है, या यूं कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री और गृह मंत्री ने जितनी आचार संहिता तोड़ी है उसका तो एक रिकॉर्ड ही अगर चुनाव आयोग बनाए तो बनाया जा सकता। लेकिन चूँकि चुनाव आयोग उनके पाले में खड़ा है, तो लिहाजा ये बात तय है कि 5 बजे के बाद भी बूथ से वोटिंग मशीन बदली जा सकती है खराबी के नाम पर। अन्य भी तमाम तरह चुनाव आयोग कर सकता है। ये आरोप नहीं है, ये ऐसा देखा गया है कि चुनाव आयोग ने भले ही तमाम तरह के दावे किए हों, लेकिन वो सभी हुआ जो अतीत में होता था। बूथ लोग की घटनाएं हुई और कई बूथ पर एक एक भाजपाई ने कई फर्जी वोट डाले। हालांकि फरकाबाद के अलीगंज का मामला निकल कर आ गया, एटा जिले के अलीगंज क्षेत्र का मामला आ गया इसमें, लेकिन अन्य तमाम ऐसे बूथ हैं जिनकी की शिकायत चुनाव आयोग तक नहीं पहुंची। लेकिन जिस तरह की बात देखने को मिली, किस तरह से विपक्षी दलों की बस्ते छुटाई गई और उन्हें प्रताड़ित किया गया, यहाँ तक कि विपक्षी नेताओं को नज़रबंद किया गया, जबकि सत्ताधारी दल के सांसद या प्रत्याशी खुलेआम क्षेत्र में घूमते रहे। हालांकि क्या होना है, लेकिन जिस प्रकार से प्रधानमंत्री तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के प्रति निश्चित दिखते हैं, उससे ये माना जा सकता है कि निश्चित तौर पर कुछ न कुछ ऐसा खेल हुआ है जिससे उनके मन में निश्चिंतता है और वे तय मान रहे हैं कि वो ही तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। आज के ब्लॉग में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।